नमस्कार। आपने आज की वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा और आपको कुछ आइडिया भी लग गया होगा कि आज की वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए हम इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं और समझते हैं कि पुरुषों में स्पर्म का निर्माण किस तरह से होता है, स्पर्म की लाइफ साइकिल क्या होती है और किस तरह से स्पर्म एग को यानी कि महिलाओं के एग को फर्टिलाइज करता है और इस फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए स्पर्म को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन साथ ही साथ हम समझेंगे कि महिलाओं में एग का निर्माण किस तरह से होता है, महिलाओं में एग का मूवमेंट किस तरह से होता है और थोड़ी सी हम बात करेंगे पीरियड्स के बारे में। पुरुषों के अंदर यानी कि मेल के अंदर स्पर्म का निर्माण करने के लिए जो अंग उपस्थित होते हैं उन्हें बोलते हैं टेस्टिस, और महिलाओं के अंदर एग का निर्माण करने के लिए या फिर ओवा का निर्माण करने के लिए जो अंग उपस्थित होते हैं उनको बोलते हैं ओवरीज। अब ये जो टेस्टिस हैं ये लगातार इनके अंदर एक क्रिया चल रही होती है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के दौरान लगातार इनके अंदर स्पर्म का निर्माण होता रहता है। ये लाखों की संख्या में स्पर्म को प्रोड्यूस करते रहते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर या महिलाओं के अंदर इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। ये फीमेल के अंदर जो ओवरीज होती हैं उनके अंदर क्रिया तो चल रही होती है, लेकिन एक महीने में सिर्फ एक ही बार एग का निर्माण होता है। देखिए, मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो 2 की संख्या में उपस्थित होते हैं और फीमेल के अंदर जो ओवरीज होती हैं वो भी 2 की संख्या में उपस्थित होती हैं। लेकिन मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो लगातार दोनों ही टेस्टिस काम कर रही होती हैं और दोनों ही टेस्टिस मिल करके स्पर्म का निर्माण करती हैं। लेकिन फीमेल के अंदर एक टाइम पे सिर्फ एक ही ओवरी एक्टिव होती है और एक ही ओवरी एग का निर्माण करती है और एक महीने में सिर्फ एक ही एग का निर्माण हो पाता है। अगले महीने मान लीजिए कोई एक ओवरी इनएक्टिव होती है और दूसरी ओवरी उस जगह पे काम करती है, तो इस तरह से पूरी साइकिल चलती रहती है। तो आइए हम इसको एक फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि फीमेल के अंदर यानी कि महिलाओं के अंदर ओवरी में किस तरह से एग का निर्माण होता है, वो आगे किस तरह से खिसक के आता है और किस तरह से स्पर्म उसे फर्टिलाइज करता है। तो आइए हम फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर फिगर की बात करें तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बेसिकली कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ का जो एरिया है इसको बोलते हैं सर्विक्स। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्विक्स, इसको बोलते हैं यूटेरस, ठीक है, इसको बोलते हैं यूटेरस। और ये जो होता है दोनों ही तरफ आपको ऐसी आकृति, जो ट्यूब जैसी आकृति दिख रही है, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। हालांकि इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पे आपको जो रेड कलर की आकृति दिख रही है, बेसिकली 2 छोटी छोटी सी आकृतियाँ दिख रही हैं, इस फैलोपियन ट्यूब से अटैच यहाँ पे लगी हुई हैं, इसको बोलते हैं ओवरीज। इन्हीं ओवरीज के अंदर एग का निर्माण होता है। हर महीने इनके अंदर एक क्रिया चल रही होती है जिसके वजह से इनके अंदर एग का निर्माण होता है। अब जब एग का निर्माण होता है, मैंने अभी आपको बताया कि एग जो है किसी एक ही ओवरी में प्रोड्यूस होता है, यानी कि मान लीजिए अगर इस ओवरी में एग प्रोड्यूस हो रहा है तो ये वाली ओवरी शांत रहेगी, ठीक है, इसमें कोई भी एग प्रोड्यूस नहीं होगा। अगले महीने मान लीजिए इसके अंदर क्रिया चल रही होती है ओव्यूलेशन की, यानी कि एग के निर्माण की, तो ऐसे में ये वाली जो ओवरी है वो इनएक्टिव रहेगी, यानी कि शांत रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हर महीने महिलाओं के अंदर एग का निर्माण होता है। अब जब एग का निर्माण होता है तो आगे आकर के यहाँ फैलोपियन ट्यूब में खिसक करके आ जाता है, ठीक है। एग मान लीजिए इसके अंदर बना तो एग बन करके यहाँ फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे आ जाता है। अब जब फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है तो ऐसे में जब सेक्स होता है या फिर जब क्वाइटस होता है मेल फीमेल में, तो ऐसे में यहाँ से बहुत सारे मिलियंस की संख्या में यानी कि लाखों की संख्या में स्पर्म यहाँ से एंटर करते हैं, ठीक है, और वो जाकर के इसको फर्टिलाइज कर देते हैं। वो तो हो गई फर्टिलाइजेशन की क्रिया। लेकिन अगर सेक्स नहीं होता है, अगर क्वाइटस नहीं होता है, ऐसे में जब इसके अंदर स्पर्म एंटर नहीं कर पाएंगे या फिर इस एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो यही एग, ठीक है, 15 दिन वेट करने के बाद यही एग खिसक करके नीचे आता है और यही ब्लीडिंग के फॉर्म में या फिर पीरियड के फॉर्म में महिलाओं के वेजाइना से या फिर महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर निकल जाता है। बेसिकली इसी को हम बोलते हैं पीरियड्स। ये तो बात हो गई पीरियड के बारे में। अब हम समझते हैं कि किस तरह से एग फर्टिलाइज होता है या फिर स्पर्म किस तरह से एंटर करता है, उसे क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं जिस वजह से यहाँ पे एग का फर्टिलाइजेशन हो पाता है। देखिए, अगर स्पर्म की बात करें तो आपको भी मैंने बताया कि टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मैं इसे मिटा दूँ, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है।
चलिए ठीक है। तो टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस से स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसमें लाखों की संख्या में स्पर्म्स उपस्थित होते हैं। अब जब सेक्स होता है या फिर क्वाइटस होता है तो ऐसे में इस एरिया से यहाँ पे होती है वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, यहाँ पे एक होती है वेजाइनल ओपनिंग, यहाँ तक ही पेनिस आ पाता है। ये जो एरिया है सर्विक्स का, ये बहुत पतला सा एक होल जैसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ तक इसके अंदर जो पेनिस होता है वो एंटर नहीं कर पाता है। तो पेनिस बेसिकली इस एरिया तक ही एंटर कर पाता है, ठीक है। अब यहां तक एंटर करता है तो इजैकुलेशन करके, ठीक है, क्वाइटस के बाद जब इजैकुलेशन होता है, जब स्पर्म निकलते हैं पेनिस से बाहर, तो ऐसे में कुछ इस जगह पे स्पर्म को, सारे स्पर्म को यहाँ पे ये इजैकुलेट करता है, यानी कि ये बाहर निकाल देता है। अब यहीं से शुरू होती है स्पर्म की रेस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, ठीक है। अब यहां से स्पर्म की रेस शुरू होती है तो यहां से सारे ही स्पर्म आगे बढ़ते हैं। स्पर्म के आगे बढ़ने में तो ये जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये थोड़ी सी मदद करता है। देखिए क्वाइटस के वक्त यानी कि सेक्स के दौरान फीमेल के अंदर जब ऑर्गेजम की कंडीशन बनती है, ऑर्गेजम एक तरह की एक्साइटमेंट की हाईएस्ट पोजीशन होती है या फिर हाईएस्ट लेवल होता है एक्साइटमेंट का। तो ऐसे में ये जो वेजाइनल ओपनिंग है या जो वेजाइना है, ये सर्विक्स है और ये जो यूट्रस है, बेसिकली ये तीनों ही आपस में सिकुड़ रहे होते हैं और फैल रहे होते हैं, यानी कि इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन की कंडीशन बन रही होती है, सिकुड़ते हैं फैलते हैं, सिकुड़ते हैं फैलते हैं। ऐसे में जब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है या फिर ऑर्गेजम की पोजीशन में जब फीमेल होती है, तो ऐसे में जब यहां पे एक मूवमेंट शुरू हो जाता है इनके सिकुड़ने और फैलने का, तो इस वजह से इन स्पर्म को हेल्प मिलती है आगे बढ़ने के लिए। तो इसकी वजह से यानी कि महिलाओं में जो ऑर्गेजम होता है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्पर्म के मूवमेंट के लिए। तो ऐसे में यहाँ का जो होल है वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है और स्पर्म यहाँ से एंटर कर पाते हैं। स्पर्म बेसिकली कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पीछे एक टेल होती है, ये मेन बॉडी होती है, ठीक है। तो ये हेड होता है और ये टेल होता है, तो बेसिकली ये टेल है और ये हेड। अब ये जो टेल होती है ये मूवमेंट में हेल्प करती है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली स्पर्म ने एंट्री की, ठीक है, यहाँ से ये मान लीजिए स्पर्म, यहाँ से लाखों की संख्या में स्पर्म यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जैसे ही यहाँ पे इजैकुलेशन होता है मेल के पेनिस से, तो ऐसे में जो वेजाइना होती है फीमेल में वो थोड़ी सी एसिडिक होती है। एसिडिक नेचर की वजह से जो कमजोर स्पर्म होते हैं वो यहाँ पे डेड हो जाते हैं, ठीक है, और जो स्ट्रांग स्पर्म होते हैं बेसिकली वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में काफी स्पर्म तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ जो फीमेल बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी इससे लड़ने की कोशिश करता है, इसलिए क्योंकि ये एक बाहर का एलिमेंट है और इससे ये एक तरह की बैक्टीरिया या फिर वायरस समझता है और इस पे ये अटैक कर देता है। ऐसे में कुछ स्पर्म तो इसके अंदर भी आकर के डेड हो जाते हैं। तो कुछ एसिडिक नेचर की वजह से, वेजाइना के एसिडिक नेचर की वजह से खत्म हो जाते हैं, कुछ इसके इम्यून यानी कि फीमेल की इम्यून सिस्टम की वजह से भी नष्ट हो जाते हैं। बचते हैं कुछ तो वो ऑर्गेजम के मूवमेंट की वजह से वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके ये कुछ दूरी तक जब पहुंचते हैं, बेसिकली जो सर्विक्स से लेकर के जो यूट्रस का एरिया होता है ये 20 सेंटीमीटर का होता है। लेकिन ये जो 20 सेंटीमीटर का एरिया है, ऐसे में स्पर्म को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस एरिया को ट्रेवल करने के लिए या फिर इस एरिया को कवर करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में जब ऑर्गेजम खत्म हो जाता है फीमेल में, भाई एक्साइटमेंट की स्टेज जब खत्म हो गई, तो ऐसे में क्या होता है कि जो इनकी टेल होती है बेसिकली, ठीक है, ये इनकी टेल फिर मूवमेंट करने लगती है, यानी कि इन टेल में मूवमेंट होने लगता है और ये स्पर्म आगे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, ये धीरे धीरे आगे जो है बढ़ते जाते हैं। ऐसे में जो यहाँ की जो यूट्रस की जो वॉल होती है बेसिकली वो भी इनका हेल्प करती है इनको एक डायरेक्शन देने के लिए या फिर आगे की तरफ बढ़ाने के लिए। अब जब ये आगे बढ़ते हैं तो ऐसे में आपको बताया मैंने कि एग यहाँ पे आ गया है, ठीक है, मान लीजिए इस वाली ओवरी से एग रिलीज हुआ और ये फेलोपियन ट्यूब में आ गया। अब ये एग भी धीरे धीरे खिसकता रहता है। देखिए एग के खिसकने के लिए ये जो फेलोपियन ट्यूब है यहाँ पे छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो इस एग की मदद करते हैं, यानी कि इस ओवा की मदद करते हैं आगे की तरफ मूव करने के लिए। तो ये हेयर फॉलिकल्स इसको आगे की तरफ मूव कराते हैं, यानी कि एग आगे की तरफ मूव कर रहा होता है फेलोपियन ट्यूब में। और साथ ही साथ इसमें से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, ये एक तरह का केमिकल रिलीज होता है इस एग से जो
स्पर्म को डायरेक्शन देने का काम करता है, यानी कि इस एग से जो केमिकल रिलीज हो रहा है प्रोस्टाग्लैंडिस, वो स्पर्म को डायरेक्शन देता है, यानी कि बताता है कि एग किस जगह पे उपस्थित है। तो ऐसे में इसको एक डायरेक्शन मिल जाती है और स्पर्म जो है एग की तरफ बढ़ जाता है। तो ऐसे में स्पर्म यहाँ पे एंटर करता है और इस एग के पास में कई सारे स्पर्म, ठीक है, एक स्पर्म नहीं कई सारे स्पर्म पहुंच जाते हैं। लेकिन एग को फर्टिलाइज होने के लिए एक ही स्पर्म की आवश्यकता होती है। ऐसे में ये जो एग है उसकी जो बाहरी कवरिंग होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। तो ये जो स्पर्म होता है बेसिकली, देखिए मान लीजिए मैं यहां समझाता हूं आपको, एक मान लीजिए ये एग है, ठीक है, यहां पे ऊपर की लाइनिंग जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक। अब यहां से ये स्पर्म आगे बढ़ रहा है। अब ये स्पर्म जब आगे गया तो ऐसे में ये जो टेल है, इस टेल की जरूरत नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, ये सिर्फ हेड की ही जरूरत है। तो ऐसे में क्या करेगा, ये जो स्पर्म है अपने हेड को इस ग्लाइकोप्रोटीन से चिपका लेगा। अब जब चिपका लेगा तो धीरे धीरे कोशिश करते हुए ये अंदर एंटर कर जाएगा। जैसे ही ये अंदर एंटर करेगा, ठीक है, टेल बाहर छूट जाएगी और ये हेड जैसे ही अंदर कर जाएगा, तुरंत ही जो एग होता है ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा, यानी कि एक तरह के सील्ड बना लेगा जिससे बाकी के कोई भी स्पर्म इसके अंदर एंटर ना कर पाए। जैसे ही इसके अंदर स्पर्म एंटर करता है तुरंत ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया शुरू हो जाती है और इसके अंदर सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है। सेल डिवीजन यानी कि 1 से 2 सेल बनने लगती है, 2 से फिर 4 सेल बनने लगती है और इसी तरह से एक तरह के एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होने लगता है। अब जब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होने लगता है 4 से फिर 8, 8 से 16 ऐसे करके सेल का डिवीजन शुरू हो जाता है। तो ऐसे में ये जो एम्ब्रायो है ये खिसकता हुआ इस यूट्रस की लाइनिंग पे आ जाता है, ठीक है, इसको मैं मिटा दूं स्पर्म को, ठीक है, इस यूट्रस की लाइनिंग पे आ जाता है बेसिकली। अब जब यूट्रस की लाइनिंग पे आएगा तो यहाँ यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है, जो एंडोमेट्रियम टिश्यूज की बनी होती हैं, इस पे आकर के ये अटैच हो जाता है या फिर इस पे आकर के इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा या फिर अटैच हो जाएगा तो ऐसे में यहाँ से ये पोषण लेना शुरू कर देता है और पोषण लेते हुए धीरे धीरे करके 8 से 9 महीनों में एक बेबी में डेवलप हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी किस तरह से कंसीव होती है, किस तरह से फीमेल में पीरियड्स आते हैं, स्पर्म किस तरह से जा करके एग को फर्टिलाइज करता है और स्पर्म को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस एग तक पहुंचने के लिए या फिर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए स्पर्म को जो क्रियाएं करनी पड़ती हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि इस बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।